अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? बेसिक तौर पर नॉर्मलाइजेशन को हम क्या करते हैं कि कोई भी टेबल के अंदर जो डाटा होता है, ठीक है, उसको एक इस तरह तरतीब दिया जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एरर वगैरह या रेडंडेंसी जो होती है, ठीक है, जो कि उसकी कापीज वगैरह डाटा की बनती हैं, वो उस टेबल के अंदर ना बन सकें। तो इसी वजह से टेबल की जो बेसिक तौर पर टेबल्स की नॉर्मलाइजेशन की जाती है, ठीक है, ताकि उनको एक हमारे पास क्या है कि एक प्योर फॉर्म में जो डाटा मौजूद है, ठीक है, जो डाटा होना चाहिए हमारे पास, वो प्योर फॉर्म में हमारे पास आ सके। तो इस वजह से जो डाटाबेस होती है उसकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह की जाती है। अब बेसिक तौर पर नॉर्मलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं वो होते 5 हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल स्टेप उसके कितने होते हैं? 5। यानी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म और फोर्थ नॉर्मलाइजेशन और फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होती है। सब तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रिपीटिंग ग्रुप्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, जितने भी रिपीटिंग ग्रुप्स वगैरह जो मौजूद होते हैं उनको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। रिपीटिंग ग्रुप्स के अलावा इसकी मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो ये क्या होता है कि रिपीटिंग ग्रुप्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल, जिनका अगर ये कह लें कि आईडी नंबर एक ही हो लेकिन उसके अंदर एक से ज़्यादा डाटा मौजूद हो, ठीक है, 2 या 3 जो उसकी वैल्यूज़ और डाटा की वो मौजूद होती हैं। तो इस सूरत में जो डाटा होता है तो फिर वो क्या होता है कि वो रिपीटिंग फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर किसी भी डाटा की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ बनती है तो क्या किया जाता है कि उनको पहले अलग-अलग सबको प्राइमरी नंबर जो होता है या प्राइमरी की जो होती है वो असाइन की जाती है। तो टेबल में अक्सर ये होता है कि एक ही प्राइमरी की के आगे जो उसका टेबल होता है, ठीक ठीक है, उसकी रोज होती है, उसके अंदर एक से ज़्यादा जो डाटा होता है वो मौजूद होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में वो जो एक से ज़्यादा डाटा उसके अंदर मौजूद होता है उसको अलहदा से एक प्राइमरी नंबर असाइन करके उसको जो रिपीटिंग और जो कि उसकी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं सबसे पहले उनको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी की है, ठीक है, 100 प्राइमरी की है। अब उसके आगे एक पर्सन है, एक कस्टमर है, ठीक है, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट्स है। अब अगर तो फॉर एग्जांपल उसके 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक लॉ डिपार्टमेंट है, दूसरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि डिपार्टमेंट के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक से ज़्यादा आती हैं, जबकि जो नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है उसके मुताबिक क्या होता है कि एक ही रो में एक प्राइमरी की के आगे सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो जो लॉ या फाइनेंस का डिपार्टमेंट उसके पास है, ठीक है, उसके डाटा के अंदर मौजूद होता है, हम क्या करते हैं कि फिर उसको एक अलहदा से प्राइमरी नंबर वही दोबारा से असाइन किया जाता है और उसको एक अलहदा रो बना के वहाँ पे लिख दी जाती है। और इस तरह जो पहली नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है उसमें जो रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आती है सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि कोई भी एक ऐसा डाटा, ठीक है, जो कि प्राइमरी नंबर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा प्राइमरी नंबर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता। तो इस सूरत में क्या किया जाता है, ऐसे डाटा को फिर हम एक अलग टेबल की सूरत में लिख सकते हैं। इसकी अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, अगर एक टेबल है, ठीक है, उसके उसमें क्या है कि उसमें आर्डर का टेबल है, ठीक है, आर्डर के टेबल में क्या होगा, आर्डर आईडी होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट होगी, ठीक है, जिसका आर्डर दिया हुआ होगा। अगर आगे उसके अंदर ही कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम और एड्रेस वगैरह मौजूद हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो कस्टमर का आईडी, जो कस्टमर का नेम है और कस्टमर का एड्रेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी के ऊपर, ना कि आर्डर आईडी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या किया जाता है, चूंकि वो डायरेक्ट उसकी आर्डर आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो फिर लिहाजा हम क्या करते हैं कि कस्टमर का
उस टेबल को वहाँ से डिवाइड करके हम एक नए टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पर के कस्टमर आईडी जो होती है वो एज ए प्राइमरी की इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद कस्टमर का नेम और कस्टमर का एड्रेस वगैरह लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है उसको इस तरह से ख़त्म किया जाता है कि वो वैल्यू जो कि डायरेक्ट उस टेबल की प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो फिर क्या किया जाता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो जो किसी और वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वो उस वैल्यू की बिना पर उसको एक अलग ट्रेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी है थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अच्छा, तो थर्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या किया जाता है कि वो जो एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो कि डायरेक्ट प्राइमरी की के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो किसी नॉन की के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन वो नॉन की जो होती है वो आगे डायरेक्ट प्राइमरी की के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है। जिस तरह आगे मैंने पहले भी आपको सेकंड नॉर्मलाइजेशन में फॉर्म मिसाल दी थी कि ऑर्डर का अगर हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है ठीक है, तो ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी और उसके बाद ऑर्डर नेम होगा, उसके बाद कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और कस्टमर का एड्रेस वगैरह भी हो सकता है। तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि कस्टमर का एड्रेस और जो नेम वगैरह होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, वो कस्टमर की आईडी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब जो कस्टमर की आईडी है वो एग्जिस्ट किसके ऊपर करती है, वो करती है ऑर्डर की आईडी के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा फिर क्या किया जाता है कि अब चूँकि कस्टमर की आईडी जो होती है वो बाकायदा कोई भी की नहीं होती, ठीक है, प्राइमरी की या फॉरेन की इस तरह की नहीं होती, तो लिहाजा फिर क्या किया जाता है कि वो एज ए वो की जो कि प्राइमरी की के ऊपर एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, उसको फिर क्या किया जाता है कि अलहदा टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस सूरत हाल में इसको थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कहा जाता है। सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है कि उसको टेबल में वहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी जो कीज़ होती हैं या कौन सी जो एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के अंदर जो कि प्राइमरी की के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती होती, तो वो होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अगर तो सेकंड नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म के बाद, ठीक है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आते हैं, तो वो क्या होती है कि अब यहाँ पे हमने सिर्फ पहले सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में उनको देखा था जो कि डायरेक्ट प्राइमरी की के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनको अलग किया जाता है। तो थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ये किया जाता है कि अब वो एट्रीब्यूट्स जो कि डायरेक्ट प्राइमरी की के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो किसी और के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जिसके ऊपर वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो डायरेक्ट प्राइमरी की के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। तो इस सूरत हाल में जब वहाँ पे से टेबल की आगे फॉर्म बनाई जाती है तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है कि जी वो वैल्यूज़ जो कि नन की वैल्यूज़ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और वो नन की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट प्राइमरी वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब टेबल को नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लाया जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अगर एक कोई भी टेबल जो होता है, ठीक है, ये चूँकि आपकी बुक में सिर्फ 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का ही कंसेप्ट है और उसके बारे में ही डिटेल दी हुई है, तो लिहाजा आपने सिर्फ 3 के ऊपर ही ज़्यादा डिटेल के साथ इसको रीड करना है। तो फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है, यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं तो उसको फोर्थ एन एफ फॉर्म यानी फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में उसको देखा जाता है कि जी फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या किया जाता है कि जो मल्टी वैल्यूड होती हैं, ठीक है, यानी कोई भी एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं या वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको फिर अलग-अलग किया जाता है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक बात, अगर हम एक कस्टमर का टेबल बना रहे हैं, कस्टमर के टेबल में कस्टमर की आईडी भी रख रहे हैं और कस्टमर का या आप ये कह लें कि CNIC नंबर भी रख रहे हैं, अब क्या होगा कि वो जो वैल्यूज़ है वो एक तो कस्टमर की आईडी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है, और दूसरा उसके आईडी कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो इस तरह चूँकि वो वैल्यू जो वो एक से ज़्यादा वो एट्रीब्यूट्स जो कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उनको फिर हम क्या करते हैं कि फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में उनको ख़त्म किया जाता है। और उसके बाद जितनी भी बाकी किस्म की इसके अंदर एनॉमलीज वगैरह रह जाती हैं, ठीक है, यानी रेजिडेंसी वगैरह रह जाती है, जो भी जितनी इसके अलावा, ठीक है, चारों के अलावा जो रह जाती है उसको फिर आगे क्या किया जाता है कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में उनको ख़त्म
कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि 3 का ही सिर्फ यहाँ पे हमने डिटेल से पढ़ना था, तो लिहाजा 3 के बारे में ही आपने ज़्यादा डिटेल से उसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी की। कंस्ट्रेंट्स बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कोई भी जो दो एट्रीब्यूट्स होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, या जो सेट एट्रीब्यूट्स के सेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप एक तरह के बिल्ड हुए होते हैं, ठीक है, उनको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो एट्रीब्यूट जो होती हैं वो फंक्शनैलिटी के लिहाज से ही एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसी सूरत में जो कि एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इनके दरमियान किसी भी किस्म का जो रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है, उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है। क्योंकि हर एट्रीब्यूट्स किसी ना किसी फंक्शन से ही किसी दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वह डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है? अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए, इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग नॉर्मलाइजेशन इनटू नॉन नॉर्मलाइज्ड फिजिकल रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया होता है कि जब भी कोई सी भी टेबल को, ठीक है, या किसी भी डाटा को हम एक नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है कि वो नॉर्मलाइज फॉर्म जो होती है, जब कोई डाटा वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है तो इतने ज़्यादा टेबल में उसको रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता। तो फिर क्या किया जाता है कि वो जो नॉर्मलाइज फॉर्म होती है, अगर तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो टेबल्स होते हैं वो किसी ना किसी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो फिर क्या किया जाता है कि जिस बेस के ऊपर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, उन सब को फिर वो एक ही टेबल में मर्ज करके उनको रिकॉर्ड की सूरत में अपने पास रख लिया जाता है। अब यहाँ पे 3 आगे इसकी जो टाइप्स हैं वो किन किन बेस के ऊपर जो मुख्तलिफ टेबल्स का डाटा होता है, ठीक है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। सबसे पहला 2 एंटिटीज़ विद 1-to-1 रिलेशन। ठीक है, अगर 2 एंटिटीज़ हैं, ठीक है, और उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन इस तरह का है कि वो अक्सर औकात जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ मोस्टली इकट्ठी ही यूज़ की जाती हैं। तो ऐसी सूरत में हम फिर क्या करते हैं कि वो जो 2 टेबल्स का डाटा होता है उसको एक ही टेबल्स में इन एट्रीब्यूट्स की बिना पर हम क्या करते हैं कि इकट्ठा करके एक ही टेबल में इसको मर्ज करके सेव कर लिया जाता है। उसके बाद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी कि ज़ाहिर है अगर कोई भी किसी भी एक टेबल की वो एट्रीब्यूट्स एक दो या दो से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो किसी दूसरे टेबल की 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी अगर हमने उसका कोई भी यूज़ करना हो तो वहाँ पर दूसरी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी साथ है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक, जिस तरह हमने एक टेबल की मिसाल दी थी, ऑर्डर का टेबल है और एक कस्टमर का टेबल है, ठीक है, जब हमने नॉर्मलाइज फॉर्म में किया था तो ऑर्डर के टेबल को हमने अलहदा किया था और कस्टमर के टेबल को हमने अलहदा किया था। क्योंकि अब ऑर्डर का टेबल जो होता है उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, ऑर्डर जो होती है वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कस्टमर जो होता है वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और जब भी हम ऑर्डर की बात करेंगे तो वहाँ पर कस्टमर की बात होगी। तो लिहाजा चूँकि वो दो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो उनके दरमियान क्योंकि बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट जो होती हैं वो दूसरी भी एट्रीब्यूट्स के साथ एग्जिस्ट कर रही होती है, तो फिर लिहाजा क्या किया जाता है कि उनको एक ही टेबल में हम इकट्ठा करके वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा इसका रेफरेंस डाटा, ठीक है, रेफरेंस डाटा में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो 1 to मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी एक जो एंटिटीज़ है, ठीक है, जिसका कि टेबल वगैरह हमने जनरेट किया हुआ है वो किसी दूसरी जो एंटिटीज़ है वो सिर्फ उसी के साथ एग्जिस्ट कर रही होती है, तो फिर उस किसी एक ही टेबल के साथ 1 to मैनी के रिलेशनशिप के साथ एग्जिस्ट कर रही हो तो फिर ही हम क्या करते हैं उनको उसके साथ एग्जिस्ट किया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है कि वो उन दोनों टेबल्स को मर्ज करके हम क्या करते हैं कि उसको एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस ऐसी तो डीनॉर्मलाइजेशन अगर सिंपल सी हम बात करें तो क्या किया जाता है कि इसको मुख्तलिफ जो कह लें कि टाइप्स हैं या मुख्तलिफ टेबल्स की बुनियाद पे या उनको मुख्तलिफ जो ये एक दूसरे के साथ मुशाबत की बुनियाद पे हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को हम इकट्ठा करके एक ही टेबल में इसको लिख देते हैं।
उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह पार्टीशनिंग। ठीक है, अब पार्टीशनिंग क्या होती है? पार्टीशनिंग ज़ाहिर है किसी भी टेबल को जब हमने किसी दो टेबल्स के साथ कन्वर्ट करना होता है, या कोई भी जो दो टेबल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो वो किसी ना किसी पार्टीशनिंग की सूरत में रिलेट करते हैं। ठीक है, वो चाहे आप ये सिंपल सी बात, जिस तरह कोई भी जो दो टेबल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप बनता है, वो किस बुनियाद पे बनता है? ज़ाहिर है अगर एक टेबल की प्राइमरी की होगी तो वो दूसरे टेबल की एज ए फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है, तो इस तरह क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कायम होता है। अब जो पार्टीशनिंग होती है वो आगे दो तरह की पार्टीशनिंग होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और वर्टिकल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल को सबसे पहले देखते हैं। इम्प्लीमेंट्स लॉजिकल रिलेशन एज मल्टीपल फिजिकल टेबल बाय प्लेसिंग डिफरेंट रोज इन डिफरेंट कॉलम वैल्यूज। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो पार्टीशनिंग होती है ये मोस्टली क्या करती है कि ये रोज़ की बुनियाद पे दो टेबल्स के अंदर जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी जो दो टेबल ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें कि कोई भी एक रो का जो डाटा है वो कॉमन होगा। ठीक है, तो उस सूरत की बुनियाद पर जब दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप कायम होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में अक्सर औक़ात इसको ज्वाइनिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि टेबल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन वगैरह भी लगाते हैं। तो ज्वाइन ज्वाइन जो होगी वो हम आगे जो हमारे एसक्यूएल के टॉपिक्स होंगे उसके अंदर हम उसको फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह टेबल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, वो इनर ज्वाइन आउटर हो सकते हैं, वो लेफ़्ट राइट ज्वाइन, तीन चार किस्म के ज्वाइन होते हैं। ठीक है, उसका हम आगे फर्दर डिटेल एसक्यूएल में ही उसको पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि रोज़ की बुनियाद पर जो टेबल के दरमियान एक लॉजिकली रिलेशनशिप कायम होता है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद वर्टिकल पार्टीशनिंग डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम ऑफ लॉजिकल रिलेशन इनटू सेपरेट टेबल द प्राइमरी की इन टेबल। ठीक है, तो अब प्राइमरी की के बुनियाद पर जो टेबल के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप कायम होता है उसको हम वर्टिकल पार्टीशनिंग का नाम देते हैं। मोस्टली हम जब भी DBMS यूज़ करते हैं, ठीक है, या SQL उसके अंदर यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम वर्टिकल पार्टीशनिंग के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की का दूसरे की फॉरेन की बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से चूँकि वो कॉलम पूरे का पूरा कॉलम दूसरे टेबल के साथ रिलेट कर रहा होता है, तो इस लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इसको वर्टिकल पार्टीशनिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फाइल ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि कोई भी जो आपका डाटा जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, उसको ज़ाहिर है आपने किसी ना किसी चीज़ के ऊपर सेव करना है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करें तो उसके अंदर जो प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होगी वो एज ए जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। या अगर आपने वो डाटा वगैरह जो होता है उसको किसी आपने सिस्टम के अंदर नहीं रखना, किसी दूसरी फॉर्म में रखना, वो USB हो सकती है। ठीक है, वो किसी CDs की सूरत में वो डाटा क्या हो सकता है कि आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल को, ठीक है, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी कोई भी जो डाटा होता है हमारा, ठीक है, फिजिकली रेंजिंग डाटा यानी टेबल की सूरत में जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है उसको हम किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जब उसको हम स्टोर करते हैं तो उसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे कुछ जो एडवांटेज हैं वो है डिस्कस किया। फास्ट डाटा रिट्रीवल, यानी आप क्या कर सकते हो कि आसानी से वो डाटा आप जो होते हैं वो फैच कर सकते हो, यानी कि अपना जो भी डाटा आप हासिल करना चाहो उसमें से हासिल कर सकते हो। हाई थ्रो आउटपुट, यानी कि वो इजीली आप उसके अंदर कोई भी जो डाटा हो सकता है वो आसानी के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन करते हुए आप क्या करते हो कि जितना भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ होता है आप उसको एक इतनी ज़्यादा स्पेस आपको यूज़ नहीं करना पड़ती। ठीक है, आप किसी स्पेस का क्या करते हो कि आप उसका ठीक तरह से इस्तेमाल करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अपना डाटा वगैरह जो होता है वो सेव कर सकते हो।
मिनिमाइज नीड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप जब डाटा सेव करोगे तो आपको क्या होगा कि जो भी आपको रीऑर्गेनाइजेशन यानी आपको डाटा रिशफल करने की जो ज़रूरत है वो इतनी ज़्यादा पेश नहीं आएगी, क्योंकि जब अगर डाटा पड़ा हुआ हो, ठीक है, उसके अंदर कोई नॉमलीज वगैरह क्रिएट हो जाए तो फिर क्या होता है कि डाटा को ज़रा फैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी फॉर अनऑथराइज यानी जो कोई भी जिस किसी को भी एक्सेस नहीं है वो इस डाटा को फैच नहीं कर सकता, तो इस सूरत में वो डाटा आपका जो होता है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर हो सकता है। उसके बाद आगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहले टाइप है वो है इसकी सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जितना भी जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में ही यानी सीक्वेंस की सूरत में जो डाटा है इसको एक तरतीब के साथ रखा जाता है। अगर सिंपल सी बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डाटा है, ठीक है। अब डाटा जो होता है वो किसी ना किसी एक तरतीब के साथ उसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है टेबल के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली क्या किया जाता है कि ज़्यादातर सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा होता है वो प्राइमरी की बुनियाद पे ही उसको एक सीक्वेंस के साथ वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। तो मोस्टली प्राइमरी की जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जहाँ पे आप क्या करते हो कि एक सीक्वेंस के साथ डाटा जो होता है उसको आप रख सकते हो। उसके बाद दूसरी है जो आती है वो है इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है कि कोई भी जो आपके पास डाटा होता है, ठीक है, आप क्या करते हो कि उसके साथ आप उसको आप डाटा जब रखते हो, ठीक है, तो उसका आपको एक अलहदा से टेबल यूज़ करना पड़ता है जो कि इंडेक्स टेबल कहलाता है, ठीक है। अगर सिंपल सी मैं इसकी एग्जांपल दूं, आप कंप्यूटर में अपना डाटा वगैरह सेव करते हो, ठीक है, आपने कोई नंबरिंग वगैरह अगर नहीं लगाई होती तो कंप्यूटर जो होता है वो अपने हिसाब से जो डाटा वगैरह होता है वो उसको सेव करता है। वो किस बुनियाद पर सेव करता है? क्योंकि कंप्यूटर का अपना एक इंडेक्सिंग सिस्टम होता है जिसकी बुनियाद पर वो डाटा को एक तरतीब के साथ उसको रखा जाता है। तो जो उसमें मोस्टली क्या होता है कि वो जो डाटा रखा जाता है उसका ज़्यादातर लोकेशन एड्रेस जो वगैरह होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ की उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, तो ज़्यादातर उसके एड्रेस वगैरह की बुनियाद पे वो डाटा क्या करता है वहाँ पे अंदर उसको सेव किया जाता है। उसके बाद आगे एक है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होती है, ठीक है, वो इंडेक्स फाइल के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। अगर तो कोई भी इंडेक्स, ठीक है, वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को की तरफ पॉइंट आउट करता है, यानी कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड की तरफ वो पॉइंट करता है, तो उसको हम सेकेंडरी की का नाम दिया जाता है। मोस्टली क्या होता है कि जब भी इंडेक्स की सूरत में डाटा सेव किया जाता है तो हमेशा क्या होता है कि इंडेक्स जो होता है वो एक ही नंबर उसको असाइन करता है। लेकिन अगर किसी दो डाटा को वो एक नंबर असाइन कर दे तो ऐसी सूरत में हम वो जो इंडेक्स होगा उसको हम सेकेंडरी की का नाम देंगे। यानी वो इंडेक्स जो एक से ज़्यादा डाटा को पॉइंट आउट करता है या उसकी लोकेशन को बारे में मालूमात देता है, ठीक है, एक ही इंडेक्स, उसको हम सेकेंडरी की का नाम देते हैं उस इंडेक्स को। उसके बाद आ जाता है आगे हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी चूँकि फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं, पीछे दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरी टाइप इसकी हैश है। हैश में मोस्टली क्या किया जाता है कि एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, उसका एड्रेस हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, वो उसके लिए हम हैशिंग एल्गोरिदम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यानी मुख्तलिफ एल्गोरिदम वगैरह इसकी बुनियाद पे इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वो एल्गोरिदम जो होते हैं वो अपनी तरफ से एक ख़ास किस्म के जो वैल्यूज़ होते हैं उसके अंदर एक सीक्वेंस के साथ डाटा को वो तरतीब देते हैं। हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली क्या होता है, हैशिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें इंसान कोई भी जो आदमी होता है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना डाटा जो होता है उसको तरतीब दे सकता है किसी ख़ास एल्गोरिदम के साथ या ख़ास टेक्निक को यूज़ करते हुए। वो क्या करता है कि उसको वो अपना जो एक हैशिंग एल्गोरिदम है उसको वो तरतीब दे सकता है। ए हैश इंडेक्स टेबल यूजिंग हैशिंग टू लोकेशन इन एन इंडेक्स वेयर देयर इज़ ए पॉइंटर। तो मोस्टली हैशिंग में क्या किया जाता है कि एक पॉइंटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो पॉइंटर क्या करता है कि जहाँ पर भी आपका डाटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो पॉइंटर उस डाटा की तरफ पॉइंट आउट करेगा, जी आपका डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यानी कि ये एक उसकी लोकेशन के बारे में जो पॉइंटर होता है
हमें क्या करता है कि हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉइंटर होता है ये लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जी कि कहाँ पे आपका डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। वन टू आर मोर हैशेज सेम एड्रेस इज़ नोन एज हैश क्लैश। ठीक है, जिस तरह हमने आगे पहले भी देखा था इंडेक्स में कि जब अगर कोई एक इंडेक्स दो से ज़्यादा डाटा की तरफ पॉइंट आउट करता है या उसका एड्रेस सेव कर लेता है एक ही इंडेक्स, तो उसको हम सेकेंडरी की का नाम देते हैं। लेकिन हैशिंग के अंदर हम जब भी कोई भी एक हैश जो जो कि एल्गोरिदम या कोई भी जो ज़्यादा डाटा जो पड़ा होता है उसकी तरफ पॉइंटर जो होता है वो पॉइंट आउट करता है, ठीक है, एक से ज़्यादा डाटा को, तो उसको हम हैश क्लैश का नाम देते हैं। उसके बाद आ गया डिज़ाइनिंग फिज़िकल डाटाबेस। ठीक है, यानी कि किस तरह आप फिज़िकल डाटाबेस को सेव कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कि जो डाटा बेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उसको आगे क्या किया जाता है, सेव कर लिया जाता है, जिस तरह ताकि वो हमारे पास एक लंबे अरसे तक वो सेव रहे। तो जब भी आपके पास फिज़िकल डाटा मौजूद होगा तो ठीक है, तो उसको ज़ाहिर है आपने किसी ना किसी ऐसी फॉर्म में सेव करना जो कि आपके पास एक लंबे अरसे तक के लिए सेव रह सके। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि मोस्टली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं मेजर। सबसे पहले टेबल स्पेस। ठीक है, जब भी टेबल स्पेस एक ऐसे टेबल को नाम दिया जाता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टेबल का जो डाटा है वो मौजूद हो। ठीक है, वो एक से ज़्यादा टेबल की सूरत में जो डाटा मौजूद होगा उसको टेबल स्पेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो उसकी कुछ एंटिटीज़ का, एक से ज़्यादा एंटिटीज़ का डाटा जो होता है वो भी सेव हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो टेबल्स व्यूज़ या कुछ इस तरह की सूरत में जो डाटा के कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो एक ही जगह पे रखे हुए हों, एक ही टेबल के अंदर शो रहे हों, उसको टेबल स्पेस का नाम दिया जाता है। उसके बाद टेबल स्पेस के अंदर क्या होता है कि डाटा जो होता है वो मुख्तलिफ वो छोटे छोटे यूनिट्स में सेव किया जाता है जिसको सेगमेंट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो सेगमेंट्स होते हैं जब फर्दर कोई भी टेबल स्पेस के अंदर ज़ाहिर है कोई भी जो लॉजिकल छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं टेबल स्पेस के अंदर बने हुए, ठीक है, उनको एक सेगमेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन अब जब उन सेगमेंट की बुनियाद पे हम टेबल स्पेस को एक अलग-अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको एक्सटेंट्स का नाम दिया जाता है कि यानी जो सेगमेंट्स जिसके जो कि लॉजिकल डाटा यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जब उनको टेबल स्पेस की उसमें से अलग एक किया जाता है उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, तो उसको एक्सटेंट्स का नाम दिया जाता है जो कि छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट्स के ऊपर आगे जो डाटा पड़ा हुआ आता है वो सेव हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आखिरी लेक्चर। ठीक है, और आपको जब जैसा कि पता है कि ज़्यादातर आपका पेपर जो होगा वो एमसीक्यूज़ टाइप में होगा, तो आपने क्या करना है कि आपने जितने भी उसके मेन पॉइंट्स होंगे किसी भी जो आपको रीड करना ज़ाहिर है इसके लिए आपको प्रूफ रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है तो उसको रीड करते हुए आपने उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसकी जो डेट्स होंगी, सिंबल्स वगैरह होंगे, आपने उनको क्या करना है कि अच्छी तरह से आपने उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो मोस्टली एमसीक्यूज़ डाटा टाइप होगा, आपने पहले भी एमसीक्यूज़ पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी यानी दिया होगा पिछली क्लासेस में, तो इसी की वजह से आपको एमसीक्यूज़ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो आपको पता होगा कि किस कौन कौन सा एमसीक्यूज़ बनता है। तो उसके जो भी किसी टॉपिक्स के अंदर मेन पॉइंट्स होंगे, डेफिनेशन वगैरह होंगी, ठीक है, सिंबल्स वगैरह होंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं एमसीक्यूज़ टाइप में ज़्यादा आती हैं, तो आपने इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी आपने उनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आखिरी लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल जो होगी वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफिंग वो दे दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।